जो बच्चा ये वीडियो पूरा देख लेगा, मैं गारंटी देता हूं कि मैथ्स उसको वीक सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो आज हम क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। तो आइए यहां से समझते हैं। अब देखो, हम सबसे पहले यहां ये जानेंगे नंबर्स के बारे में, मतलब संख्याओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे संख्याएं, यानी संख्याओं के बारे में लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे संख्याएं, और संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, नंबर्स। अब देखो, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो जो नंबर्स होते हैं हमारे, वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है, पहली क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। हम लिखेंगे पहली क्या होती है, पहली वास्तविक संख्याएं। ये क्या है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक। और जिनको हम इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे रियल नंबर, रियल नंबर्स। तो संख्याएं दो प्रकार की, पहली क्या है, वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। दूसरी क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं। तो यहां से लिखते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक। तो ये क्या है, दूसरी क्या है, काल्पनिक संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। नंबर्स आगे नंबर्स लिखा हुआ, ठीक है। तो हमारी संख्याएं दो प्रकार की, पहली क्या होती है, पहली होती वास्तविक संख्याएं, और दूसरी क्या होती, काल्पनिक संख्याएं। अब देखो, काल्पनिक संख्याएं आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहां समझते हैं कि काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखो, ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर माइनस में आए, ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर माइनस में आ जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल देखें काल्पनिक संख्याओं का, तो यहां से जैसे अंडर रूट -5, अंडर रूट -6, अंडर रूट -1, तो ये कैसी संख्या है, ये ऐसी संख्याएं हैं जो अंडर रूट के अंदर किस में आ रही हैं, माइनस में आ रही हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, समझ गए। तो ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर माइनस में है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। खैर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे सिलेबस में है क्या, हमारे सिलेबस में रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं, तो इनके बारे में हम जानते हैं। अब देखो, अगर बात करें वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करें, तो वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला होता है परिमेय संख्याएं, जो कि आपको पता होगा, ठीक है। क्या होती है, परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। कौन से नंबर, रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गई, रेशनल नंबर्स। और दूसरी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं। तो दूसरी यहां से हम लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो यहां से हम लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो यहां से हम लिखेंगे इरेशनल नंबर्स, ठीक। तो हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती, जो रियल नंबर्स होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, और दूसरी क्या होती, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो, इसको ये समझते हैं कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं, और वास्तविक संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्याएं जिन्हें हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो यहां से थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन ये समझते हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं, देखो मैं लिखा नहीं रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप ये क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो देखो, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और यहां q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा ये समझ गए कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और यहाँ q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करें, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ ये जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं, क्योंकि वास्तविक संख्या बहुत सारी होती हैं, वास्तविक संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्याएं जिन्हें हम परिमेय बोलेंगे, और ऐसी कौन सी संख्याएं जिन्हें अपरिमेय बोलेंगे, तो उसको आगे हम। अब देखो, यहाँ वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की हो सकती हैं यहां से, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे, देखो, एक क्या होगा, शांत, एक क्या होगा, शांत, और दूसरा क्या होगा, अशांत। अब जैसे कि आपको पता होगा, शांत और अशांत के बारे में पता है कि नहीं। देखो, शांत संख्याएं क्या होती हैं,
देखो जैसे कोई ऊपर संख्या, मान लो कोई ऊपर संख्या ऐसे और किसी नीचे दूसरी संख्या से हम भाग दे रहे हैं, इस संख्या में इस संख्या से भाग दे रहे हैं और भाग पूरी तरीके से चला जाए, भाग पूरी तरीके से चला जाए तो वो संख्याएं क्या होंगी? शांत। ठीक है। अगर अशांत की बात करें, अब मान लो ये ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से हम क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं, और भाग ना जाए यानी भाग जाता ही रहे, कभी खत्म ना हो। समझ गए ना? जैसे अगर हम 3 से 2 में भाग करेंगे तो ये भाग जाता ही रहेगा, आगे बढ़ता ही रहेगा, तो वो संख्या क्या होंगी? अशांत होंगी कि नहीं? तो शांत और अशांत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से ये समझेंगे, देखो ये क्या होगा? शांत और अशांत। तो एक चीज ये समझो, जितनी भी शांत संख्याएं होती हैं वो सब किस में आती है? परिमेय संख्या में आती है। जितनी भी शांत संख्याएं होती हैं वो सब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे शांत संख्याओं के एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहां जैसे 2.46, ये कैसी संख्या? शांत संख्या। तो ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या। जैसे 0.546, ये भी कैसी संख्या? शांत संख्या। मतलब कोई ऐसा नंबर ना होगा किसी दूसरे नंबर से भाग देने के बाद भाग पूरी तरीके से चला गया, अब आगे नहीं जा रहा, तो ये कैसी संख्या? शांत है। और शांत संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहां से ये सब क्या होंगी? परिमेय। जैसे अब यहां लिख दें 4.62887, ये सब क्या है? शांत संख्याएं। तो ये जितनी भी शांत संख्याएं हैं ये सब किसके अंडर में आएंगी? ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, ये सब क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। अब जैसे कि आपको पता है ये 5, ये भी तो एक, ये जितने नंबर होते हैं ये तो परिमेय होते हैं। जैसे 5 क्या है? एक परिमेय संख्या कि नहीं? क्योंकि 5/1 हम लिख सकते हैं। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है। 0.5 ये भी एक शांत संख्या है, शांत संख्या है कि नहीं? तो ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या। तो ये सब क्या होंगी? परिमेय संख्या। अगर अब अशांत संख्याओं के बारे में बात करें तो अशांत संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। तो अशांत संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। यहाँ जो अशांत संख्या होंगी ये भी 2 प्रकार की होंगी। तो यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। देखो अशांत संख्याओं में एक होती है आवर्ती, एक क्या होती है? आवर्ती, और एक होती है अनावर्ती। क्या होती है? अनावर्ती। तो यहां से ये समझो। अब देखो आवर्ती संख्याएं क्या होती हैं? आवर्ती संख्या क्या होती है? देखो ये अशांत है। अशांत संख्याओं को उदाहरण समझ गए ना? जैसे देखो हम यहां लिख दें 2.46578 आगे भाग जाता ही रहे, इसमें आगे क्या हो? आगे भाग जाता ही रहे। तो ये किसका उदाहरण होगा? अशांत संख्याओं का उदाहरण होगा। अब अशांत संख्याएं 2 प्रकार की होंगी। देखो जो अशांत संख्या 2 प्रकार की होगी तो एक टाइप मैं लिख रहा हूं। देखो जैसे अगर यहां देखो 2.464646 आगे डॉट डॉट बढ़ता रहे। देखो इसमें क्या है? दशमलव के बाद एक फिक्स पैटर्न लागू हो रहा है कि नहीं? दशमलव के बाद फिक्स पैटर्न यानी 4 6 रिपीट हो रहा है कि नहीं? तो इसमें क्या है? जिसमें दशमलव के बाद चीजें रिपीट हो वो किस में आती है? अशांत आवर्ती में आती है। समझ गए कि नहीं? तो इसमें क्या है? 2.4646, अगर यहां हम देखें 0.505050, इसमें भी क्या है? चीजें रिपीट हो रही हैं। इसमें भी क्या है? दशमलव के बाद 505050 यानी दशमलव के बाद चीजें क्या हो रही? रिपीट हो रही हैं। तो ये क्या होंगे? ये अशांत आवर्ती के उदाहरण है। अब जैसे हम यहाँ लिख ले यहां से अगर हम लिख ले 5.44545, तो आगे आगे इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो ये सब किसके उदाहरण है? आवर्ती के उदाहरण, यानी अशांत आवर्ती के उदाहरण। ठीक है। तो ये इस प्रकार की जब संख्याएं, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो सब किसके अंडर आती हैं? वो सब भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ये याद रखना। तो इस प्रकार की यानी जिसमें दशमलव के बाद चीजें रिपीट होती हैं, जिसमें दशमलव के बाद अंक रिपीट होते हैं, उसे उन संख्याओं को भी हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो ऐसी अशांत संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद क्या हो? अंक रिपीट हो, क्या हो? संख्याएं रिपीट हो, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय बोलते हैं। ठीक है। इस प्रकार की संख्याओं को भी हम क्या बोलेंगे? परिमेय। अब देखो अनावर्ती में क्या होगा? अगर अनावर्ती के उदाहरण देखें तो ये एक प्रकार की अशांत संख्या है। अब जैसे यहाँ देखो 2.46532460 डॉट डॉट आगे इसी तरह बढ़ा दो। अब देखो इसमें क्या? दशमलव के बाद कोई चीजें रिपीट हो रही। ये संख्या कैसी है? अशांत तो है, मतलब भाग आगे बढ़ता ही रहे। यहाँ भाग क्या है? भाग आगे बढ़ता ही जाता है, लेकिन इसमें दशमलव के बाद चीजें रिपीट नहीं हो रही। आप देख पा रहे हैं इसमें दशमलव के बाद चीजें रिपीट नहीं हो रही हैं। तो ऐसी संख्याओं को, केवल इसी प्रकार की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये संख्या क्या होगी? अपरिमेय। जैसे हम और उदाहरण ले लें, जैसे 0.5078
9 7 6 0 1 3 4, आगे डाट डाट 3 डाट लगा दो। अब 3 डाट लगाने का मतलब ये चीज कहां तक बढ़ रही है, अनंत तक जा रही है। तो देखो ये कैसी संख्या है, ये एक प्रकार की अशांत संख्या है कि नहीं, ये एक प्रकार की क्या है, अशांत संख्या है। लेकिन कैसी अशांत संख्या, इसमें दशमलव के बाद अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसमें कोई फिक्स पैटर्न लागू नहीं हो रहा है। और जब इसमें कोई फिक्स पैटर्न लागू ना हो, ऐसी अशांत संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद कोई फिक्स पैटर्न लागू ना हो, तो उस प्रकार की अशांत संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। और इसी प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय। केवल इसी प्रकार की संख्याओं को ही हम अपरिमेय बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और ऐसी अशांत संख्या जिसमें दशमलव के बाद कोई फिक्स पैटर्न लागू हो, देखो ना 4 6 4 6 5 0 5 0 4 5 4 5, यानी दशमलव के बाद कोई चीज बार बार रिपीट हो, तो इस प्रकार की अशांत संख्या को हम क्या बोलेंगे, ये किसमें आती है, परिमेय में आती है। और ये क्या है, शांत। और जितनी भी शांत संख्या ये तो परिमेय के अंडर में ही आती है, ये वाले भी परिमेय के अंडर में आती है। लेकिन इस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको पता होगा पाई कैसी संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई में जो पाई होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। उसका रीजन यही है कि उसमें इस प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा है। मतलब जो 22/7, पाई का मान 22/7 एक्यूरेट वैल्यू नहीं है इसकी, समझ गए कि नहीं, है ना। तो इसमें जो पाई का जब हम भाग करते हैं, पूरा दशमलव में मान निकालते हैं, तो ये पैटर्न उसमें फॉलो हो रहा है, इस प्रकार का पैटर्न उसमें फॉलो हो रहा है। इसी वजह से हम कह देते हैं कि पाई एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि कौन सी परिमेय होगी और कौन सी अपरिमेय होगी। तो अब आगे समझते हैं। अब देखो परिमेय संख्याओं को भी हम कई संख्याओं में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, अब देखो इसको हम कई संख्याओं में ब्रेक ये करेंगे। देखो पहला क्या होगा, हम यहाँ ये लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे पूर्णांक, यानी जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या के अंडर में आते हैं, ठीक है। और पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। और पूर्णांक के बाद हम यहाँ लिख सकते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। ये क्या होगा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम बोलते हैं होल नंबर इंग्लिश में, ठीक है। और यहाँ ये लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। कौन से नंबर, नेचुरल नंबर। अब देखो पूर्णांक के अंदर कौन कौन से नंबर, देखो अगर पूर्णांक की बात करें तो इसमें क्या आता है, 0 भी आता है, 1 2 3 4 डाट डाट कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। और ये -1 -2 -3, ये डाट डाट कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। और ये कहां तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं कि नहीं, ठीक है। तो पूर्णांक जो होते हैं ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक। और ये किसके अंडर में आते हैं, परिमेय संख्या के अंडर में आते हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसमें अगर इतनी बात करें, इधर अगर 1 से इधर की बात करें तो ये किस में आते हैं, इनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। 1 से लेकर डाट डाट कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। इधर के नंबर को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। इधर के नंबर को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और इधर -1 से लेकर इधर तक के नंबर को, यानी माइनस इनफाइनाइट तक के नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। इसको हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो 0 बच जाता है इसको ना तो धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है। अब इसमें अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्याओं में अगर हम इसमें धनात्मक पूर्णांक में 0 को भी शामिल कर लें तो ये क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती है, मतलब होल नंबर। तो होल नंबर की बात करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 और डाट डाट आगे हम 3 डाट लगा देते हैं। और 3 डाट लगाने का मतलब क्या, वो चीज कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो 0 से लेकर डाट डाट कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक अगर हम लेंगे नंबर तो कैसे नंबर कहलाएंगे, वो क्या होंगे, पूर्ण संख्याएं होंगी। और प्राकृतिक संख्या की बात करें तो धनात्मक पूर्णांक को ही हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो यहां से अगर प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करेंगे तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। डाट डाट 3 डाट लगा देंगे और 3 डाट लगाने का मतलब वो चीज कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। तो 1 से प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और 0 से प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर को हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। और जो पूर्णांक होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं, वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर को
हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम चलेंगे। अब हम यहाँ ये देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का क्लासिफिकेशन यहाँ करेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं को किन किन संख्याओं में हम तोड़ सकते हैं, तो उसको आगे हम यहाँ समझते हैं। अब देखो प्राकृतिक संख्याओं को भी हम कई संख्याओं में तोड़ सकते हैं, तो यहाँ समझते हैं। अब देखो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आएंगी। सबसे पहले आती है सम संख्या। सबसे पहली कौन सी संख्या आएंगी, सम संख्या आएंगी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। फिर दूसरी अगर बात करें तो दूसरी क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं। ठीक, और विषम संख्याओं के साथ साथ इसमें कौन सी संख्या आएंगी, भाज्य संख्या भी आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं। और फिर ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्याएं। तो ये सब संख्याएं किसमें आती हैं, प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे कि आपको पता सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसे संख्याएं जिनको हम 2 से विभाजित कर सकें उन्हें हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। समझ गए ना। तो ऐसे संख्या जो 2 से कट जाए यानी 2 से विभाजित हो जाए उसे हम बोलते हैं सम संख्या। जैसे एग्जांपल देखेंगे 2, 4, 6, 8। अब ये सभी संख्याएं क्या होंगी, सम संख्या होंगी। और विषम संख्याओं की बात करें तो ऐसे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे विषम संख्या। जैसे यहाँ ये देखेंगे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब आते हैं भाज्य संख्या के बारे में। अब देखो भाज्य संख्या समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज ये समझो। अब देखो जैसे क्या 6 है तो इसके गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं होंगी, तो यहां से ये समझो। देखो ये 6 जिन जिन संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा वही संख्याएं इस 6 की क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। अब देखो ये 6 किन किन संख्याओं से पूरी तरीके से कटेगा, देखो 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा और साथ ही साथ 6 से भी। तो ये क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगी कि नहीं। तो इन सभी संख्याओं से ये 6 पूरी तरीके से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो यही संख्याएं इस 6 की क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी। तो गुणनखंड के बारे में समझ गए। किसी भी संख्या के गुणनखंड कौन कौन से संख्याएं होंगी, अगर किसी भी संख्या का गुणनखंड हमको निकालना है तो वह संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी वही संख्याएं उस संख्या की क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी। ठीक है, अब इतनी बात समझ गए। अब देखो गुणनखंड के बारे में समझ गए। अब देखो यहां से हम समझते हैं भाज्य संख्या। अब देखो भाज्य संख्या इसी गुणनखंड के हिसाब से हम देंगे। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे वह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो यानी जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके क्या होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड, 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक, तो 2 से यानी जो भाज्य संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो वो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या। परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे वह संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब जैसे यहाँ एग्जांपल ये समझो। अब देखो जैसे अगर देखो ना 1 भाज्य संख्या है, ना 2 भाज्य संख्या है, ना 3 भाज्य संख्या है, 4 क्या है, एक भाज्य संख्या। अब देखो 4 के गुणनखंड देखते हैं। देखो 4 किन किन संख्याओं से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा कि नहीं। तो बोलो इस संख्या के क्या है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है कि नहीं। तो ये संख्या भाज्य संख्या होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। तो जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे वह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या। अब जैसे 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, 8 के बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये सब संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, तो जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड, अब जैसे देखो मान लो 6 के, अब 6 तो अभी हमने बताया है, मान लीजिए 8 है तो 8 किन किन संख्याओं से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 4 के बाद क्या होगा, 8 से कट गया कि नहीं। तो बोलो इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हुए कि नहीं। तो ये संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में अगर यहां से समझेंगे, अभाज्य संख्या के बारे में समझेंगे तो यहां क्या होंगे, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड होंगे, यहां केवल 2 गुणनखंड होंगे। तो आप यहां से ये समझिए, जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे वह संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। समझ गए कि नहीं। जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होंगे वह संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अब जैसे यहां समझो, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। ठीक, इसका ये लिख रहा हूं, 2 हो गया। 2 के बाद क्या हो जाएगा, 3 के बाद क्या होगा, 5 के बाद क्या हो जाएगा, 5 के बाद 7। तो ये इस प्रकार की संख्या क्या होंगी, अभाज्य संख्या। अब जैसे चेक करो, ये क्या 2 एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। अब देखो 2 किन किन संख्याओं से कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, है ना, 1 से कटेगा और ये स्वयं से भी कट जाएगा, है ना। तो बोलो इस संख्या के कितने गुणनखंड, इस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड है कि नहीं। तो जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होंगे वह संख्या क्या होगी,
वह संख्या आभास संख्या। अब जैसे 3 की बात करें या 5 की बात करें या 7 की बात करें, देखो 7 किन किन संख्याओं से कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं 7 से कटेगा। क्या किसी अन्य संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो बोलो क्या इस संख्या के कितने गुणनखंड है? इस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड है। 2 गुणनखंड है कि नहीं? तो ये संख्या क्या होगी? आभास संख्या। तो यहां से परिभाषा आप याद रख सकते हैं कि भाज्य संख्या क्या होगी? जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे वह संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या। और जिस संख्या के 2 से यानी जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे वह संख्या क्या होगी? आभास संख्या। इतनी बात समझ गए? अब हम यहां ये देखते हैं सहभाज्य संख्या। एक होती को प्राइम नंबर। यहां से अगर देखेंगे सहभाज्य संख्या, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सहभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? को प्राइम नंबर। अब देखो सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखो ऐसी संख्याएं जिनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक हो, 1 हो, 1 ये, ठीक, ये केवल 1 हो तो उसे हम उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? सहभाज्य संख्या। जैसे देखो एग्जांपल समझते, जैसे 16 और 25। अब देखो इनका गुणनखंड करो, इसको करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 5 गुणे 5। लेकिन इसके गुणे में 1 तो होगा ना, और यहां भी क्या होगा? 1 होगा। तो यहां से ये समझो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? केवल एक ही तो है, यही तो है, और इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड यहां मिल रहा? नहीं मिल रहा। तो इनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या है? 1 है। तो ये संख्याएं क्या होंगी? सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर होंगी। ठीक है, समझ गए? तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, या ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा कितना हो? 1 हो। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा कितना हो? 1 हो, वो क्या होंगी? सहअभाज्य संख्या। अब जैसे ये क्या है? 16 और 25 ये सहअभाज्य संख्या है। जैसे 3 और 4 ये भी क्या है? सहअभाज्य संख्या। इनका मासा कितना आएगा? 1 आएगा। आप निकाल सकते हैं इनका मासा कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये भी सहअभाज्य संख्या। अब जैसे यहां से हम कर दें, यहां से 32 और 25 इनका भी मासा कितना आएगा? 1 ही आएगा। इनका भी मासा कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से ये सब संख्याएं क्या होंगी? सहअभाज्य संख्याएं, मतलब को प्राइम नंबर। तो यहां से सहअभाज्य, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या समझ गए। तो ऐसी संख्याएं जिनका मासा क्या हो? ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा कितना हो? 1 हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर। या आप ऐसे कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर, मतलब सहअभाज्य संख्या। और यहां से भाज्य संख्या भी हो गई, आभाज्य संख्या होगी, और सम और विषम मैंने बता दिया। तो अब चलते हैं आगे। अब जैसे यहां से क्वेश्चन है, पहला नंबर क्या दिया है? कह रहा है कौन सा आभाज्य संख्याओं का युग्म है ना? तो हमको सहअभाज्य संख्याएं बताना। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया सहअभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, या जिनका मासा क्या हो? केवल 1 हो, तो वो संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या। अब देखो यहाँ ऑप्शन देखो, इनके बीच में अगर देखें, देखो 5 और 15 के बीच में अगर हम देखेंगे तो देखो इस 5 का गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 5 और 15 करेंगे तो क्या आएगा? 5 3 15। तो इनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। इनके बीच का मासा क्या? 1 नहीं आ रहा, 5 आ रहा। तो ये सहअभाज्य यानी सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। सहअभाज्य संख्या कौन सी होंगी? ये होंगी 18 और 25। यहां से करिए 18 और 25, यहां से करो। देखो 2 नयम 18 होता है, तो 2 नयम 9, और ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 दूनी 18, और यहां 1 कर लें, और यहां 25। तो 25 को हम 1 गुणे 5 कर सकते हैं कि नहीं? अब देखो इनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है? केवल 1 मिल रहा है कि नहीं? यहां केवल 1 मिला, तो यही क्या हो जाएगी? ये सहअभाज्य संख्याओं का क्या हो जाएगा? युग्म हो जाएगा। और इनके बीच में क्या होगा? अगर इनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा, और देखो 7 या 21, इनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है? इनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 आ रहा, और इनके बीच में 31 तिहाई 93, इनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आएगा? 31 आएगा। तो ना तो ये सहअभाज्य संख्या होगी, ना तो ये होंगी, ना तो ये होंगी, और कौन सी हो जाएंगी? 18 और 25 क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहे दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? देखो 0 नहीं है, 1 ना तो भाज्य संख्या ना तो अभाज्य संख्या। ठीक है, इस बात को याद रखना, जो 1 होती है ये ना तो भाज्य संख्या में आती है ना तो अभाज्य संख्या में आती है। यहां से 2 है, देखो 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या। अभी मैंने बताया ना अभाज्य संख्या की परिभाषा, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब देखो 2 के गुणनखंड की बात करें तो 1 और 2 केवल इसके, देखो ये 2 केवल इन्हीं दोनों संख्याओं से तो विभाजित हो सकता है। तो इस संख्या के केवल कितने गुणनखंड होंगे? 2 गुणनखंड होंगे, इसलिए 2 क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप यहां से समझ सकते हैं।